आरती घर के बाहर बैठकर हाथ पंखा कर रही है। बहू लाइट आ चुकी है, अंदर आ जा। नहीं माँ जी, मैं यही ठीक हूँ। वैसे भी मुझे आंगन में बैठने की आदत है। बाहर बैठकर हाथ पंखा कर रही हो, इससे अच्छा कमरे में कूलर के पास आकर बैठ जाओ। परिवार वालों के कहने पर आरती कमरे में आती है तो वहीं कमरे में बैठी एक पंखा और कूलर चलाने के बाद भी शीतल को गर्मी लग रही होती है। ना ही पंखा हवा दे रहा है और ना ये कूलर, कैसा बेकार कूलर है। शीतल, अगर ऐसे ही कूलर के पास बैठी रहोगी तो कमरा ठंडा नहीं होने वाला। हम लोग कूलर में ही रहते, कूलर चलने से ही राहत मिलती है। अमित के कहने पर शीतल कूलर से थोड़ी दूर हो जाती है और तभी लाइट चली जाती है, जिसके बाद गर्मी से बौखलाई हुई घर के बाहर शीतल दरवाजा खोलकर बैठ जाती है। तभी उसकी नजर आरती पर पड़ती है। तुम इतनी गर्मी में इतने आराम से बाहर कैसे बैठ सकती हो? हाँ, गर्मी तो बहुत है, पर मुझे इतनी गर्मी बर्दाश्त करने की आदत है। हल्की हल्की हवा भी तो चल रही है। हमारे गांव में कूलर पंखे नहीं हुआ करते थे, तो हम ऐसे ही बाहर की हवा में आंगन में बैठते थे। अरे, मैं तो भूल ही गई थी, माँ जी की बहन की बहू तो गांव की है। तुम्हें तो धूप भी अच्छी लगती होगी। खैर, मैं कैसे घर में आ गई? इस घर में तो एसी भी नहीं है। मैं एसी में सोने वाली, कैसे इस गर्मी में यहाँ रहूंगी? गर्मी से परेशान शीतल अंदर बाहर कर रही होती है तो आरती आराम से कुर्सी पर बैठी होती है। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं और एक रात। माँ देखो ना, भाभी अभी भी आंगन में ही खाट पर सो रही हैं। तभी शांति आरती के पास आकर कहती है, बहू, आंगन में क्यों सो रही है? कमरे में कूलर चल रहा है, तू कमरे में क्यों नहीं जाती? सास की आवाज सुनकर आरती नींद में उठकर बैठ जाती है। माँ जी, मुझे कूलर की हवा पसंद नहीं। मुझे डर है कि मेरी तबीयत खराब ना हो जाए, और वैसे भी मुझे तो सुकून आंगन में ही सोकर मिलता है। मेरी तो आदत है आंगन में सोने की। पर बहू, मैं तुझे ऐसे आंगन में तो सोने नहीं दे सकती। पड़ोस में ही तेरी मौसी सास रहती है, उसकी बहू शहरी है। अगर उसे पता चलेगा कि मेरी गांव की बहू कूलर की हवा छोड़ बाहर आंगन में सोती है, तो वो तो मेरा बहुत मजाक बनाएगी पूरे गाँव में। वैसे भी वो मुझे बदनाम करने के मौके ढूंढती है, जलती जो है मुझसे। एक काम कर, तू छत पर जाकर सो जा, और हाँ, सुबह होने से पहले तू नीचे आ जाना, ताकि किसी की नजर तुझ पर ना पड़े। अपनी सास के कहने पर रात के 11:30 बजे आरती अपना बिस्तर लेकर छत पर सोने के लिए चली जाती है। तो वहीं कमरे में पंखे कूलर में सोने के बाद भी शीतल को पसीने आ रहे होते हैं, जिस वजह से रात के 11:30 बजे वो पूरा घर सिर पर उठा लेती है और सबको कमरे में बुलाती है और सब आते हैं। अमित, बबीता, माँ जी, कुछ करो। मुझसे अब ये और गर्मी बर्दाश्त नहीं हो रही। इस कूलर को देखो, इसमें से जरा भी हवा नहीं आ रही। ना, जब से भाभी यहाँ आई हैं बस परेशान कर रही है हमें। आप इनके कमरे में एक और कूलर लाकर रख दो, ताकि खुद भी सो सके और हमें भी सोने दे। शीतल, बस आज की रात काट लो, मैं कल ही कमरे में एक और कूलर लगवाता हूँ। सोचा था शहरी बहू लेकर आऊंगी तो अपनी उस बहन को चिढ़ाऊंगी और पूरे गांव में दिखावा करूंगी, पर मैं शहरी बहू नहीं, खर्चीली बहू लेकर आ गई हूँ। लोगों को तो पता चलेगा तो क्या सोचेंगे? बेटा, कूलर लेकर आना तो छुपा कर लाना, और कोई पूछे तो मेरा नाम लेना कि माँ के कमरे का कूलर खराब हो गया, वरना इसकी वजह से तो हमारी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। आशा अपनी बहू से इतनी परेशान हो जाती है कि उसके कमरे में एक और कूलर लगवा देती है। एक और कूलर लगने के बाद भी शीतल को राहत नहीं मिलती। बहू उठ जा, पूरी दुनिया उठ गई और तू अभी तक सो रही है। सास की आवाज सुनकर शीतल उठकर बैठ जाती है। माँ जी, इस भयंकर गर्मी में पूरी दुनिया एसी में सो रही है और मैं कूलर में। वैसे मैं सारी रात सही से सो नहीं पाती। बहू, ऊपर देख, तेरे सर पर एक पंखा चल रहा है और कमरे में 2 कूलर, और तुझे अभी भी गर्मी लग रही है। कौन सी मिट्टी की बनी है तू? माँ जी, इस कूलर की हवा से मेरा कुछ नहीं होने वाला। मैं एसी में सोने वाली लड़की हूँ। आप मेरे कमरे में अब एक एसी लगवाओ, तभी मैं आपकी सुनूंगी। अब भाभी ने तो आपकी नाक कटवाने की ठान रखी है। माँ, शीतल की इन हरकतों से परेशान आशा को कुछ समझ नहीं आ रहा होता है। तो वहीं कुछ दिन बीतते हैं और छत पर सारी रात आरती को सही से नींद नहीं आती और वो छत पर ही रात भर घूमती है। कूलर चलाकर नींद नहीं आती और आंगन में माँ जी सोने नहीं देती। छत पर इतने चांद सितारे हैं कि मुझे यहाँ भी नींद नहीं आती। क्या करूँ? नींद ही नहीं आ रही है, पर छत पर तो सोना पड़ेगा। इतना बोल आरती छत पर बैठकर सोने लगती है। जैसे ही उसकी आंख लगती है सुबह हो जाती है, और सुबह होने से पहले वो नीचे आ जाती है। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन जब लाइट नहीं होती तो दोनों बहनें अपने अपने घर के दरवाजे पर बैठी होती हैं और उनकी बहुएं घर की बालकनी पर बैठी थीं। अरे शांति बहन, तुम्हारी बहू कौन सी मिट्टी की बनी? कभी नजर ही नहीं आती। उसे गर्मी नहीं लगती क्या, या तुम उसे बाहर नहीं आने देती? ऐसा नहीं है आंटी जी, मेरी सास बहुत अच्छी हैं। मैं बालकनी में ही बैठी हूँ। वहाँ क्यों बैठी हो बहू? थोड़ा बाहर आओ, देखो हवा चल रही है। और आशा बहन, अपनी बहू को भी बुला लो।
चलो किसी को तो मेरी चिंता है। सुन लिया माँ जी, गर्मी बढ़ती जा रही है, अब तो कुछ करो। शीतल के इतना बोलते ही आशा उसे अंदर जाने का इशारा करती है और शीतल अंदर आ जाती है। अरे बहन, तुमने तो अपनी शहरी बहू को ही डरा कर भगा दिया। मैंने उसे डरा कर भगाया नहीं है, बल्कि उसे पता है सास की इज्जत कैसे की जाती है। भले ही शहरी है पर बहुत संस्कारी है मेरी बहू। हाँ, वो तो हम सब ने देख लिया कितनी संस्कारी है तुम्हारी बहू। दोनों बहन आपस में लड़ना शुरू कर देती हैं और तभी लाइट आ जाती है और दोनों की दोनों अपने अपने घर में जाती है, जहां कूलर चलाकर शांति अपनी बहू को बैठाकर लिविंग हॉल में समझाती है। देखा बहू, कैसे लोग चील की तरह नजर रखते हैं, इसीलिए तुम्हें सावधानी के साथ छत पर सोना है, ताकि कोई ये ना बोल सके कि मैं कैसे गांव की गंवार बहू लेकर आ गई जो कूलर में ना सोकर छत पर सोती है। तो वहीं आशा शीतल के कमरे में जाकर उसे सुनाती है, जो कूलर पंखा चलाकर बेड पर बैठी थी। बहू, अच्छे से जानती हूँ घर में एसी लगने के चक्कर में तूने आज ऐसी हरकत करी। अरे जब मैं तेरे कमरे में 2 कूलर लगवा सकती हूँ तो एसी भी लगवा सकती हूँ। 2 दिन सब्र रख ले, पता नहीं कैसी खर्चीली बहू लेकर आ गई मैं। अपनी बहू से परेशान होकर आशा उसके कमरे में एसी लगवा देती है और शीतल अपने कमरे में 1 पंखा, 2 कूलर और एसी चलाकर आराम से लेटती है। आज लग रहा है ना कि मैं एसी में सो रही हूँ। आज तो मेरी नींद अच्छे से पूरी होगी। अरे शीतल, तुम्हें अपना कमरा इतना ठंडा चाहिए था? ऐसे कमरे में तो मैं 2 मिनट भी खड़ा नहीं रह पाऊंगा। तुम अकेली सोना। वहीं आरती कमरे में तकिया चटाई लेकर खड़ी थी, जिसे देख रवि कहता है, कूलर से देखो कमरा कितना ठंडा हो रहा है और तुम छत पर सोने जा रही हो। अगर किसी ने देख लिया तो लोग क्या सोचेंगे। खैर, अब तो मैं खुले में सोने की आदत है तो क्या ही कर सकते हैं, पर थोड़ा संभल कर। अब जहां एक तरफ शीतल 16 डिग्री पर एसी करके सोती है, तो वहीं छत पर बिस्तर लगाकर आरती सो रही होती है और उसकी पड़ोसन छत पर फोन पर बात करती आती है और आरती को छत पर सोता देख हैरान हो जाती है। अगले दिन कूलर की हवा में नाश्ता कर रही शांति के पास पड़ोसन आकर बैठती है और कहती है, शांति बहन, तुम्हारी बहू बेटे के बीच सब ठीक तो है? तुम्हारी बहू को मैंने कल रात को छत पर सोते देखा था। हाँ बहन, सब ठीक है। वो तो बहू के कमरे का कूलर खराब हो गया, बस इसीलिए वो छत पर सोने के लिए चली गई थी। शांति अपनी पड़ोसन से झूठ बोलकर बात संभाल लेती है। समय बीतता है और अब आरती शांति के कहने पर 1 बजे रात को छत पर सोने जाती है और 4 बजे नीचे आ जाती है, जिस वजह से उसकी नींद पूरी नहीं होती। तो वहीं शीतल इतने ठंडे कमरे में सोती है कि उसके कमरे में कोई कदम रखने को तैयार नहीं होता है, इसलिए वो उसे कॉल करके बाहर बुलाते हैं। भाभी, माँ बुला रही हैं, आ जाओ। ये बात तुम मेरे पास आकर भी कह सकती थी। नहीं, आपके पास मैं नहीं आ रही, आपका कमरा कश्मीर बना हुआ है, आप भी थोड़ा संभाल कर एसी चलाओ। अच्छी, तुम मेरी चिंता मत करो, मुझे ऐसे ही एसी में सोने की आदत है। भाभी, आपकी आंखें लाल हो गई हैं, कुछ दिनों से आप छत पर सो नहीं पा रही। मैं तो कहती हूँ धीरे धीरे कमरे में सोने की आदत डाल लो, अगर ठंड लगे तो चादर ओढ़ लेना। नहीं काजल, मैं ठीक हूँ। दोनों बहुएं अपने परिवार की एक नहीं सुनती, जिस वजह से दोनों ही बीमार पड़ जाती हैं। घर में कूलर होने के बाद भी गर्मी की वजह से इतनी तबीयत खराब हो गई। डॉक्टर जी, दरअसल मेरी बहू गांव की है, इसलिए उसे खुले में सोने की आदत है। आंगन में मैं सोने नहीं दे सकती, इसीलिए मेरी बहू सबसे छुपकर छत पर सोती है, जिस वजह से उसकी नींद पूरी नहीं होती और गर्मी की वजह से उसकी तबीयत खराब हो गई। आप डॉक्टर हैं, कुछ छुपा नहीं सकती, पर इस बारे में किसी को बताना मत। डॉक्टर आरती को दवाई देकर कुछ देर में शीतल के घर जाता है। अरे कमरे को कश्मीर बना रखा है। पहले आप लोग एसी, कूलर, पंखा सब बंद कीजिए। कितना ठंडा घर है, इतने ठंडे में सोगी तो बीमार ही पड़ोगी ना। एक बहन की बहू है जिसे कूलर की हवा भी बर्दाश्त नहीं और आंगन में या छत पर सोना पसंद करती है। और वहीं एक शहरी बहू है जिसने एसी चलाकर कमरे को शिमला बना रखा है। बातों ही बातों में डॉक्टर दोनों बहन की बहू का सच एक दूसरे को बताकर चले जाते हैं, जिसके बाद शीतल एसी बंद करके रहने की कोशिश करती है, तो वहीं आरती भी कूलर की हवा में रहने की कोशिश करती है। पर जब शीतल को गर्मी बर्दाश्त नहीं होती तो वो बाहर निकलती है, तो वहीं कूलर की हवा से आरती को ठंड लगती है और वो भी बाहर जाती है, जहां दोनों का आमना सामना होता है। कैसी इंसान हो तुम? तुम्हें इतनी गर्मी में भी कूलर की हवा बर्दाश्त नहीं कर पाती? तुम कैसी हो जो इतनी गर्मी में एसी, 2 कूलर सब चलाकर घर को शिमला बनाकर बैठी रहती हो ताकि कोई और तुम्हारे कमरे में ना आए? उन दोनों की आवाज सुनकर दोनों की सास और कुछ पड़ोसी भी घर के बाहर आते हैं।
अरे देखो बहन, जैसे इन दोनों की सास जो कि बहन है आपस में सारी जिंदगी लड़ती रही, ये दिखाने के लिए कि उनकी शादी अच्छे घर में हुई है, इसी तरह अब उनकी बहुएं भी आपस में लड़ रही और ये दिखाने की कोशिश करी कि कौन किससे ज्यादा बेहतर है, पर असल में ये दोनों ही एक जैसी हैं। उस दिन पड़ोसी की ये बात सुनकर शांति और आशा के साथ उनकी बहुओं की भी नजरें झुक जाती हैं, जिसके बाद वो दोनों दिखावा करना बंद कर देती हैं और एक दूसरे के गले लगकर माफी मांगती हैं। साथ में उनकी बहुएं भी मौसम के अनुसार खुद को ढालने की कोशिश करती हैं। अजी, आप 5 भाई लोगों में से किसी को और चूल्हे की रोटी चाहिए? नहीं, रहने दो, बस मेरा तो मन खराब हो गया ये चाशनी जैसा मीठा मीठा आम रोटी खाकर। सच में ये पिलपिले से आम रोटी खाकर मेरा जी खराब हो गया। सुधा भाभी, घर में बनाने के लिए सब्जी नहीं थी क्या? तो हमें कह देती, हम ले आते। कहाँ से सब्जी खरीद कर लाते हैं आप मनोज देवर जी? पिछले 4-5 दिनों से आप भाई लोग कमाने धमाने भी नहीं जा रहे, घर में बैठने से कितने दिन चलेगा? सुधा जैसे ही पांचों को काम पर जाने के लिए कहती है तो झगड़ा करने लगते हैं। तुम लगाइयों की कुछ ज्यादा ही जुबान नहीं खुल रही है? पति 4-5 दिन कमाने के लिए नहीं गया तो इज्जत नहीं घर में उसकी। हे भगवान, किसी भी दिन तुम मर्द लुगाइयों का बिना लड़ाई झगड़े के चालू नहीं होता। इस घर में तो जरा सी भी शांति नहीं रह गई है। बबीता बहू, मेले 2 रोटी बांध के दे दे, बागवानी जा रही हूँ, वहीं खा लूंगी। जी माँ जी। अमरावती अपने 5 लड़कों को समझाते बुझाते हुए कहती है, रमेश, लखन, मनोज बेटा, तुम सबको दूसरों की चाकरी करने की जरूरत ही क्या है? भगवान की दया कृपा से हमारी बागवानी में कितने कच्चे पक्के आम हो रहे हैं। अरे 2-4 टोकरी तोड़ कर भी बाजार में जाकर बेचोगे तो 500-1000 रुपए की कमाई कहीं नहीं जाएगी। माँ, तुम तो अपना मशवरा अपने पास ही रखो। अरे पहले ही बाजार में आम बेचने वालों की इतनी धक्का मुक्की है। अरे कोई लाभ नहीं होगा, तुम उस आम के बगीचे को लाला के हाथों बेच क्यों नहीं देती? अच्छे खासे रेट दे रहा है, आम की गुठलियों के दाम निकल आएंगे। माँ देखो, हमारे पड़ोसी एसी कूलर का कारोबार से कितना आगे बढ़ गए हैं। 4-4 मंजिल बिल्डिंग के मालिक बनकर बैठे हैं और हम किराए के मकान में दिन काट रहे हैं। कल को हमारे बाल बच्चे होंगे, हम भी अपना कारोबार जमाना चाहते हैं, इसमें पैसे लगेंगे। तभी उखड़े मिजाज में अमरावती 5 को झाड़ती है। बस करो, बिना मेहनत के कुछ हासिल नहीं होता, कर्म करने से होता है। अरे तुम 5 दूसरों की देखा देखी में दीन ईमान भूल गए हो। मेरे दुख भरे हालातों में इस बगीचे के आम बेचकर मैंने तुम 5 को पाला पोसा और पेट भरा। कभी पेट काटने की नौबत नहीं आई, मैं उस बगीचे को कभी नहीं बेचूंगी। टूटे हुए मन से आंखों में आंसू लेकर अमरावती बगीचे में आकर आम के पेड़ से लिपटकर रोने लगती है। तुम ही बताओ मेरे प्यारे आम के पेड़, मैं तुम्हारा सौदा कैसे कर दूं? अपने एक माँ के समान तुम सबको अपने खून पसीने से सींच कर बड़ा किया है। तभी पसीने में लथपथ एक तपस्वी आता है। भिक्षाम देही, भिक्षाम देही। अम्मा, बाबा को खाने के लिए कुछ भोजन दे दो। बाबा, मेरे पास केवल आम रोटी है, आप खा लीजिए। पसीने में लथपथ बाबा पेड़ की छांव में खाने लगता है। हे भगवान, बाबा जी तो पसीने में भीग गए हैं। आज तो मेरे बगीचे का एक पत्ता भी हिलडुल नहीं रहा। काश थोड़ी हवा चल जाती। अमरावती जैसे ही मन में इच्छा जताती है, सारे आम के पेड़ झमाझम ठंडी ठंडी हवा करने लगते हैं, जैसे मानो सारे पेड़ जादुई थे। धन्यवाद अम्मा, तुमने अपना हिस्सा खिलाकर आज इस जोगी का पेट भरा है। मेरे पास कुछ और देने के लिए तो नहीं है, बस इस कमंडल का जल इस पेड़ की जड़ों में डाल देता हूँ। तपस्वी वो पानी आम के पेड़ों की जड़ों में डाल देता है। एक तरफ अपने बगीचे के कच्चे पक्के आम बेचकर अमरावती अपने बहू बेटे के साथ खा पी कर गुजर बसर कर रही थी, तो वहीं लाला चढ़ा पड़ा था। इस अमरावती ने मेरी मिट्टी पहाड़ कर रखी है। गर्मियों के सीजन पिछले साल मैंने अच्छे खासे नोट छापे थे, मगर इस साल इसके सस्ते आम के कारण मेरे महंगे आम कोई नहीं खरीद रहा। चिंता मत करो अमरावती, अब मैं ऐसी दांव चलूंगा जिससे सांप भी मर जाएगा और लाठी भी नहीं टूटेगी। लाला 5 भाइयों को कर्जा देने के लालच से बुलाता है। लो रमेश, मनोज, लखन, तुम 5 भाइयों के लिए पूरे 1 लाख का कर्जा, जाओ जाकर अपना कारोबार जमाओ, जब पैसे आ जाए तो चुका देना। बहुत बहुत धन्यवाद लाला सेठ, हम पर भरोसा दिखाने के लिए। बहुत जल्द हम आपकी पाई पाई चुकता कर देंगे। जैसे ही 5 मुड़ते हैं तो सामने पुलिस खड़ी थी। अच्छा हुआ दरोगा बाबूजी, आप समय रहते आ गए, वरना ये चोर मेरे घर से सारा माल पानी साफ करके भाग जाते। अरे सर सेठ, तुम झूठ क्यों बोल रहे हो? अरे कौन झूठ बोल रहा है और कौन सच, ये तो जेल की हवा खाने के बाद पता चलेगा। चलो यहाँ से। पुलिस वाला 5 को जेल में बंद कर देता है। वहीं लाला जले पर नमक छिड़कने आ जाता है।
अरे अमरावती, अब अपने आम का बगीचा मेरे नाम लिख दो और अपने बेटे को बचा लो, वरना सारी जिंदगी तुम्हारे सपूत जेल में चक्की पीसेंगे। माँ जी, आपको बगीचा इस लालची आदमी के नाम लिखने की कोई जरूरत नहीं। हम कोई दूसरा रास्ता निकालेंगे उनको रिहा करवाने का। चोरी की बात मोहल्ले में उछलते ही मकान मालिक अमरावती और उसकी बहू से घर खाली करवा लेता है। बेचारी गरीब बहू सास भयंकर गर्मी के मौसम में मारी मारी फिरते हुए बगीचे में आ जाती हैं। बहू, आज से यही हमारा ठिकाना है। माँ जी, इतनी तपती जमीन पर चलकर आपके तो पाँव में छाले पड़ गए हैं। बहू, छाले तो तुम सबके पैर में भी पड़े हैं। इससे बड़ा दुख और क्या भोगना रह जाएगा। सर से छत छिन गई, बेटे जेल में बंद है, खाने के लिए पास में एक दाना नहीं है। अमरावती फूट फूट कर रोने लगती है। तभी बगीचे में से किसी के रोने बिलखने की आवाज सुनाई देती है। मत रो माँ, चुप हो जाओ। ये कैसी आवाज थी? क्या आपने सुना सुधा दीदी? हाँ चंपा, मुझे भी आवाज आई। तभी पांचों की नजर जादुई सबसे विशाल आम के पेड़ पर जाती है, जिसका आंख नाक मुंह बना हुआ देखती है, जिसके अंदर से सुनहरी चमचमाती रोशनी निकल रही थी। हे भगवान, कहीं मैं खुली आंखों से कोई ख्वाब तो नहीं देख रही? इस आम के पेड़ के नाक कान मुंह है। हमें देखकर घबराओ मत, हमें हमारी माँ ने सींच कर जीवन दान दिया है। अब हमारी बारी है। हम आप लोगों के लिए क्या कर सकते हैं? तुम्हें बताने से क्या फायदा? क्या तुम हमारा मसला हल कर सकते हो? हम गरीब सास बहू के पास रहने के लिए घर नहीं, क्या तुम हमें दे सकते हो? बस इतनी सी बात। अब हमारा जादू देखो। आबरा का डाबरा गीली गीली छू, मुझ पर लगे आम जादू आम घर बन जा तो चीन तपाक डम डम। पके आम का पेड़ जैसे ये मंत्र बोलता है, देखते ही देखते जादुई आम का बड़ा सा घर बन जाता है। मंझली बहू गौरी बड़ी बड़ी आंखें करके कहती है, ये कैसी जादूगिरी है? इस आम घर की दीवार छत दरवाजा सब कुछ पके आम के बने हुए। चलो अंदर चलते हैं। गर्मी और पसीने में भीगी पांचों बहू डरते हुए घर के अंदर आती हैं और कुछ देर बाद इस जादुई आम घर के अंदर तो एकदम बर्फ जितना ठंडापन है। हम पांचों का पसीना उड़न छू हो गया। और तो और यहाँ की दीवार तो साबुत आमों की बनी हुई है, कितनी सुंदर लग रही है। पर काश की थोड़ा फर्नीचर होता और पानी पीने के लिए फ्रिज कूलर भी लगा होता। कविता जैसे ही ख्वाहिश जताती है, पलक झपकते ही एक सोने सी रोशनी घर के अंदर प्रकाशमान होती है और सारी चीजें मुहैया हो जाती हैं। अरे वो देखो, ये आम का बेड सोफा सब कुछ फर्स्ट क्लास का लग रहा है। पर बहू, हम लोगों के बैठते ये पके आम का पलंग पचक ना जाए। तभी पलंग के अंदर से आवाज आती है, पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें। हे भगवान, ये आम का पलंग भी कैसे पटर पटर बोल रहा है। भूख के मारे मेरे पेट में तो चूहे दौड़ रहे हैं, कुछ खाने को मिल जाता। तभी एक बार फिर उनके सामने के कच्चे पक्के आम की वैरायटी पेश हो जाती है। देखो कितना लजीज कच्चे आम का पराठा, कच्चे आम की चटनी और आम रस का शरबत भी है। मेरे मुंह में तो अभी से पानी आ रहा है। चलो खाते हैं। करीब सास बहू खाने पर टूट पड़ती हैं। अगले दिन इस जादुई आम घर के अंदर कितनी मिठास भरी नींद पड़ी थी ना रात में। हाँ, मगर दिन में तो हमारे घर में घमस छाई है। काश थोड़ी हल्की साड़ी होती पहनने के लिए, तो ये जॉर्जेट की साड़ी नहीं पहननी पड़ती। ये चुभती जलती गर्मी में नहीं पहनी जाती है। उनकी यह ख्वाहिश भी जादुई आम घर पूरा कर देता है और पांचों खुद को अलग अलग डिजाइन की कच्चे पक्के आम की साड़ी में पाती हैं। और अब पांचों बहुएं जादुई आम के पेड़ से कच्चे पक्के आम तोड़कर बाजार में बेचती हैं और पैसे जमा करके अपने पतियों को छुड़वा लेती हैं। माँ, हमें माफ कर दो। इतने दिन जेल काट कर हमें अपनी करनी का बड़ा पछतावा है। तुमने सही कहा था, कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं होता। अब से हम गर्मी के सीजन में आम और फल बेचेंगे। इस बार आप पांचों भाइयों ने एकदम सही फैसला लिया। देखना, अब सब कुछ अच्छा अच्छा ही होगा। आखिर में अमरावती अपने पांचों बहू बेटों के साथ जादुई आम घर में रहकर खुशी खुशी जीवन बसर करने लगती है।